हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथे प्रश्न में 5 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा इन्हें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। आप कोई भी बीजगणितीय विधि लगा सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले पार्ट की। पहले पार्ट में कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब यह है कि एक हॉस्टल है, उसका जो महीने का खर्चा है उसका एक भाग फिक्स है, उसका एक पार्ट आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस जितने दिन आप भोजन करोगे उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। तो एक भाग जो फिक्स है वो क्या है, वो रूम का किराया है। किसी हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो रूम का किराया देना पड़ता है, तो वो रूम का किराया फिक्स है, वो आपको हर महीने जितना फिक्स है उतना देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जितने दिन आप भोजन करोगे उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई विद्यार्थी ए है, वो 20 दिन भोजन कर रहा है तो उसको 1000 रुपया हॉस्टल खर्चा देना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तब नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो विद्यार्थी हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। बी 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो 1000 है या फिर ये जो 1180 रुपया है, इन दोनों में नियत खर्चा जुड़ा हुआ है। मतलब रूम का किराया तो उसको देना ही पड़ेगा, जो भाग नियत है वो तो इसमें है ही, प्लस जितने दिन उसने भोजन किया है उसका उसने अलग से दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि मान लिया कि छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपया है। ठीक है, मैंने कहा कि छात्रावास का जो नियत व्यय है वो क्या है, x रुपया है, और प्रतिदिन भोजन के लिए वो क्या देता है, y रुपया देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी ए के लिए बात करेंगे, तो बोलेंगे विद्यार्थी ए के लिए। ठीक है, विद्यार्थी ए ने कुल कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया। ओके, इस 1000 रुपये में नियत व्यय जुड़ा हुआ है, मतलब x इसमें उसने दे रखा है। ठीक है, प्लस जितने दिन उसने भोजन किया है उतने दिन का रुपया उसने और दिया है। तो कितने दिन भोजन किया, 20 दिन, और एक दिन भोजन करने का कितना देता है, y रुपया, तो 20 दिन का कितना देगा, 20y। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। बात आई समझ में। अब विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, ठीक, देखो विद्यार्थी बी ने कुल कितना रुपया दिया, 1180 रुपया दिया। इसमें नियत व्यय जुड़ा हुआ है, प्लस कितने दिन भोजन किया है उसका उसने अलग से दिया। तो 26 दिन भोजन किया, एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन का 26y। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। हल करेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। x का मान मतलब क्या, नियत व्यय मिल जाएगा, और y का मान मतलब क्या, प्रतिदिन भोजन का व्यय मिल जाएगा। यही तो हमें निकालना है। तो इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो लगा देते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका समीकरण नंबर 1 और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है,
मैंने आपको बताया था विलोपन विधि हम लोग क्या करते हैं, या तो x को गायब करते हैं या तो y को गायब करते हैं। तो यहाँ पर देखो x को गायब करना आसान है क्योंकि दोनों समीकरणों में x का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक। तो गायब कर देते हैं। अच्छा, गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो घटाते हैं या तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो x का चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, तो जब समान चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, ठीक, घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो विपरीत चिन्ह है तो कट जाएंगे, ठीक। x हो गया ख़त्म। यहाँ पर देखो ये प्लस है लेकिन इस प्लस और माइनस के चक्कर में ये माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 26 घटेगा नहीं, 26 में से 20 घटाओगे तो -6y आएगा, ठीक, बराबर। ये देखो इसका चिन्ह प्लस था और ये माइनस लग गया तो ये माइनस हो गया। अब 1180 में से आपको 1000 घटाना है। जब आप 1180 में से 1000 घटाओगे तो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। अच्छा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और 6 से काटोगे तो आपको मिल जाएगा y बराबर कितना, 30। y बराबर कितना मिला, 30 रुपया। तो प्रतिदिन उसको भोजन के लिए कितना देना पड़ता है, 30 रुपया देना पड़ता है। अब y का मान मिल गया है तो आप x का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। आप बोल दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 में y का मान 30 रख देंगे तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर कितना, 1000। तो ये हो गया x प्लस 20 और 30 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 600। देख लो बराबर कितना, 1000। और इस 600 को उधर भेजोगे तो 1000 में से 600 निकल गया, कितना बचेगा, 400। कितना बचेगा, 400। तो उसको रूम का किराया कितना देना पड़ता है, 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का कितना देना पड़ता है, 30 रुपया। मतलब नियत व्यय जो है वो 400 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है वो 30 रुपया है, ठीक है। तो ये तो मैंने विलोपन विधि से हल किया है। आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अरे बच्चों, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो देखिए कैसे करेंगे। आप बोलेंगे मान लिया कि भिन्न x/y है, ठीक। आप आगे कह दीजिए जहाँ x अंश तथा y हर है, ठीक। तो हमने कह दिया कि भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। यहाँ पर x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो बोलेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न आपके पास क्या है, x/y है। ये भिन्न 1/3 कब होगी, जब इसके अंश में से 1 घटा दिया जाएगा। तो हमने इसके अंश में से 1 घटा दिया तो ये कितना हो गया, 1/3। अब थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y का 1 में गुणा हुआ तो y हो जाएगा, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 3x, y को इधर लाओ तो -y, ठीक, और -3 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। और दूसरी कंडीशन है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न आपके पास क्या है, x/y। ये 1/4 कब हो जाती है, जब इसके हर में हम लोग 8 जोड़ देते हैं, ठीक। ये हो गया। हल कर लेते हैं इसे। 4 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 4x बराबर y का 1 में गुणा होगा तो y, 8 का 1 में गुणा होगा तो 8। एक तरफ कर लो तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x - y - 8 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का मान निकालना है, लाकर यहाँ पर रख देना है, आपको भिन्न मिल जाएगा, ठीक। तो इन दोनों समीकरणों को आप तीनों विधियों से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, या फिर आप वज्र गुणन विधि लगाइए। तो पहला पार्ट हम लोगों ने विलोपन विधि से किया था, तो इसको हम लोग कर डालते हैं वज्र गुणन से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे।
वज्र गुणन विधि लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालते हैं। तो आप बोलोगे समीकरण 1 और 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक कर देते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, A1 इक्वल टू 3। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी -1। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 4। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड C2 की वैल्यू कितनी होगी, -8, ठीक। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y, यहाँ पर लिखना है 1। यहाँ पर लिखोगे आप B1 B2, फिर लिखोगे C1 C2, फिर लिखोगे A1 A2, फिर लिखोगे B1 B2, ठीक है। मान रख दीजिए सबका। B1 और B2 का मान कितना है, -1 -1, तो ये तो हो गया -1 और ये भी हो गया -1, ठीक। C1 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -8, तो ये हो गया -3, ये हो गया -8। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, 3 and 4। और B1 B2 की वैल्यू कितनी है, -1 ओके। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है और बाद में हम तुलना करा देंगे, ठीक है। तो -1 का -8 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 का 1 में गुणा करोगे तो 8 आएगा। इस -1 का इस -3 में गुणा होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। चूँकि तीर ऊपर की ओर है तो माइनस लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो, इस -3 का गुणा होगा 4 में, तो 4 3 12, -12 हो गया। और इस -8 का गुणा होगा 3 में, तो 8 3 24, लेकिन -24 होगा क्योंकि माइनस है 8 के पास। तीर ऊपर की ओर है तो माइनस लग जाएगा, ओके। 3 का गुणा होगा -1 में तो हो गया -3। 4 का गुणा करोगे -1 में तो हो जाएगा -4, और तीर ऊपर की ओर है तो माइनस लग जाएगा, ठीक। ये हो गया x/5। 8 में से 3 निकल गया, 5 बचेगा। और ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 24 प्लस है और ये 12 माइनस है, तो 24 में से 12 निकल गया, कितना बचा, 12 इक्वल टू 1/, ये माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस है और 3 माइनस है, तो कुल मिला के कितना बचेगा, 1, ठीक। अब एक बार इसको बराबर कर दीजिए और एक बार इसको बराबर कर दीजिए, ठीक। तो बोलेंगे अब x/5 इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 5, ओके। और y/12 इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू कितना, 12, ठीक। तो x का मान मिल गया 5, y का मान मिल गया 12, मतलब अंश मिल गया 5 और हर मिल गया 12। तो बोलोगे अतः भिन्न कितना होगा भाई, x/y है तो क्या हो जाएगा, 5/12, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताइए टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे मान लिया कि यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है, ठीक। तो मैंने कहा कि मान लिया कि यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या का मतलब है कि इतने प्रश्नों का उत्तर उसने सही सही दिया है
और गलत प्रश्नों की संख्या का मतलब है कि इतने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत किया है। ठीक है, देखो प्रश्न कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो यश को कुल कितने नंबर मिले? 40। ठीक, देखो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? x, मतलब x प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया होगा। ठीक, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने नंबर मिलते हैं? 3। तो अगर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 नंबर मिलते हैं तो x प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया है तो कुल कितने नंबर मिलेंगे? 3x। ठीक है, अब देखो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? y है, मतलब y प्रश्नों का उत्तर उसने गलत किया है और प्रत्येक गलत उत्तर पर कितना नंबर कटता है? 1। तो अगर हर एक गलत उत्तर पर 1 नंबर कटता है तो उसने y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है तो कुल कितने नंबर कटेंगे? देख लो, अगर y प्रश्न उसने गलत किए हैं और हर एक प्रश्न पे 1 नंबर कटता है तो कुल कितने नंबर कटेंगे? y नंबर कटेंगे। तो हो गया y, यहाँ पर लगा देंगे माइनस और बराबर हो गया 40। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया है ये भी समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, दोनों प्रश्न 6 नंबर के हैं, मतलब हर एक प्रश्न 3-3 नंबर का। ठीक, आप गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, आप गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? आपने एक प्रश्न सही किया और एक प्रश्न आपसे हो गया गलत। एक प्रश्न सही किया और एक प्रश्न आपसे गलत हो गया, तो जो प्रश्न आपने सही किया उस पर मैं आपको क्या करूंगा? 3 नंबर दे दूंगा। लेकिन अगर आपने दूसरा प्रश्न गलत कर दिया तो मैं 1 नंबर काट लूँगा। तो मुझे बताओ कि सही प्रश्न के लिए 3 नंबर मिले, गलत प्रश्न पे 1 नंबर कट गया, तो बताओ कुल कितना नंबर मिला? तो आप बोलोगे 3 - 1 बराबर 2, यही तो बोलोगे। तो आप कुल कितने नंबर मिले? 2 नंबर मिले। बस वही बात है, x प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया, हर एक सही उत्तर पर 3 नंबर तो कुल 3x नंबर। y प्रश्नों का उसने उत्तर गलत किया है, हर एक गलत उत्तर पर 1 नंबर कटेगा, इसलिए -y बराबर 40 लिखा गया। ठीक है, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। देख लो, यश को कुल कितना नंबर मिलता? 50। कब मिलता? जब 4 अंक सही उत्तर पर मिलते और 2 अंक गलत उत्तर पर कटते। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? x, तो कुल कितने नंबर मिलेंगे? 4x। और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? y, तो कुल कितने नंबर कटेंगे? -2y बराबर कितना? 50। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो आपके पास तीनों विधियां हैं, किसी भी विधि से निकाल लीजिए। चलो प्रतिस्थापन लगाते हैं, बोलते हैं समीकरण 1 से। पहला वाला विलोपन से किया, दूसरा वाला वज्र गुणन से किया, तीसरा वाला प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 40। y को उधर भेज दो तो 3x बराबर हो जाएगा 40, -y उधर जाएगा +y हो गया। यहाँ से x बराबर मिलेगा 40 धन y बटे कितना? 3। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 40 + y डिवाइडेड बाई 3 -2y इक्वल टू कितना? 50। ठीक है, तो 4 चौक 16, 160 प्लस 4y बटे में 3 -2y। 2y है तो बटे में 1 लिख दीजिए और बराबर कितना है? 50। देखो 3 और 1 का लघुत्तम निकालोगे 3 आएगा, तिरछा गुणा कर लो 160 धन 4y -3 दूना 6y बराबर कितना? 50। ठीक है, देखो इस 3 का उधर हो जाएगा गुणा और 6 में से 4 निकल गया तो 160 - 2y होगा और 50 का 3 में गुणा होगा तो 150। 160 को उधर भेज दो तो -2y बराबर 150 - 160। तो 150 में से 160 निकलेगा नहीं, 160 में से 150 घटाओगे तो कितना मिलेगा? -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 10 कट गया, कितना आ गया? y बराबर मिल गया कितना? 5। y बराबर कितना मिला? 5।
अब इस y के मान को चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो। यहाँ से बोलता हूँ समीकरण 3 से देखो x बराबर 40 धन y का मान कितना है 5 बटे कितना 3, 40 और 5 45, ये हो गया 45 बटे 3, 3 से काटोगे तो 15 आएगा। यहाँ से आपको x बराबर मिल गया कितना 15, x बराबर कितना 15, y बराबर कितना 5। x बराबर 15 का मतलब है कि उसने 15 प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया और y बराबर 5 का मतलब है कि उसने 5 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। तो हमें बताना क्या था, हमें तो बताना था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो आप बोलोगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, मतलब कितना 15 धन 5, मतलब कितना 20। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। चौथे पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले आप बोलोगे मान लिया कि ऐसा कह देते हैं, पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, हमने दोनों कारों की चालें मान ली हैं, एक का x किलोमीटर प्रति घंटा और एक का y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर 2 स्थितियाँ बन रही हैं। पहली स्थिति यह है कि जब दोनों कार एक ही दिशा में चल रही हैं और 5 घंटे बाद मिलती हैं, और दूसरी स्थिति है कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं और 1 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति की बात करेंगे हम लोग, है ना। प्रथम स्थिति, ठीक है। देखो कहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, तो हम कह देते हैं कि ये वाला स्थान A है और ये वाला स्थान क्या है B है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। ठीक है, A और B से दोनों कारें एक ही समय चलना शुरू करती हैं अलग अलग चालों से, तो हम कह देते हैं कि A वाले स्थान से एक कार जो चलती है उसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो B वाले स्थान से कार चलती है उसकी चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों 5 घंटे बाद यहाँ कहीं आकर मिलती हैं। कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ पर आके मिल गई। एक बात बताइए, अगर कोई भी कार x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वह हर घंटे x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं हर घंटे 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। तो x किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि हर घंटे वो क्या करेगा x किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी कार यहाँ से चलना शुरू करती है और 5 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल सा आंसर है 5x किलोमीटर। भाई अगर वो हर 1 घंटे में x किलोमीटर तय करता है तो 5 घंटे में 5x। और ऐसे ही अगर कोई कार यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पहुँचती है 5 घंटे बाद, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 5y किलोमीटर। बताइए समझ में? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पहले कार द्वारा तय की
गई दूरी कितनी है 5x किलोमीटर और दूसरे, यहाँ पर बोल देंगे तथा दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 5y किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है और हमने चाल x और y किलोमीटर प्रति घंटा मान रखा है, तो हमें कुल मिला के x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान तब निकलेगा जब हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना है 5x और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5y। अगर मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूँ तो इतना ही तो बचेगा। तो मतलब ये हुआ आप बोलोगे अतः 5x माइनस 5y 100, यही तो होगा भाई। 5x में से 5y को निकाल दो तो 100 किलोमीटर बचेगा, ये हो गया। यहाँ से 5 हो गया कॉमन तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा 20 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 आपको मिल गया है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक 5x किलोमीटर दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक 5y किलोमीटर दूरी तय किया, मतलब पहले कार द्वारा तय की गई दूरी 5x, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी 5y। अगर मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस करूँगा तो मुझे यही दूरी मिलेगी, मतलब यही इतना बचेगा। तो मैंने लिख दिया 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यहाँ से मैंने 5 को कॉमन किया और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरे वाले कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या था कि दोनों कार एक ही दिशा में चल रही थी, लेकिन अब दूसरे वाले में कह रहा है कि यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। अब बोलेंगे द्वितीय स्थिति, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो भाई दोनों स्थान तो A और B ही रहेंगे, तो ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, इनके बीच की दूरी तो बदलने वाली नहीं है, 100 किलोमीटर थी वही रहेगी। ठीक है, अब हुआ ये कि एक कार A से चलना शुरू की x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और एक कार B स्थान से चलना शुरू की y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दोनों आकर इस वाले स्थान पर मिल गए। कितने समय बाद 1 घंटे बाद। कितने समय बाद 1 घंटे बाद। तो एक बात बताओ, अगर कोई कार x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी x किलोमीटर। भाई दोनों कार क्या करते हैं, दोनों कार 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो यहाँ से जब वो चली होगी 1 घंटा, वहाँ से वो चली होगी 1 घंटा, तो दोनों मिल गए होंगे। तो मतलब ये है कि इस कार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की x किलोमीटर, और इस वाले कार ने भी 1 घंटे में कितनी दूरी तय की y किलोमीटर। यही तो आप लिखेंगे पहले कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी x किलोमीटर, 1 घंटे में x किलोमीटर, तथा दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है y किलोमीटर। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होगा x प्लस वाई, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या 100 किलोमीटर। भाई इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो इन दोनों का योगफल x प्लस वाई आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर पहले से है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पर निकाल रखा था, समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल लग रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखो करेंगे, बोलते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना 20, और समीकरण नंबर 2 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 100।
x का गुणांक भी 1 है दोनों समीकरणों में और y का गुणांक भी 1 है दोनों समीकरणों में। तो चाहे x को गायब कर दो चाहे y को गायब कर दो, लेकिन यहाँ पर y को गायब करना आसान है क्योंकि एक का प्लस है एक का माइनस है, कुछ नहीं करना है। विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो। x और x कितने हो जाएंगे 2x, और ये प्लस y ये माइनस y कैंसिल हो गए, और यहाँ पर कितना मिला 100 और 20 120, 2 से 120 कट जाएगा 60 आएगा, मतलब x बराबर कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर। ये पहले कार की चाल मिली है हमें, पहले कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इस x के मान को समीकरण 1 2 में कहीं भी रख दो, तो बोल दो समीकरण x 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो x का मान कितना है 60 है, माइनस y बराबर कितना 20। 60 को उधर भेजोगे तो माइनस y बराबर 20 माइनस 60 हो जाएगा, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा। 20 में से 60 निकलेगा तो माइनस 40 आएगा, और इस माइनस से ये प्लस हो गया, यहाँ से आपको मिल गया y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई दूसरे कार की चाल। ठीक है, बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवें पार्ट में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अगर किसी भी आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो बताइए आयत की बीमाएँ क्या हैं। बीमाएँ मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे मान लिया कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक, हमने कहा कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तब क्षेत्रफल क्या होगा अच्छी तरीके से जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो xy हो गया। यही तो। अच्छा, अब प्रश्न पे आते हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है xy, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब जब उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब लंबाई कितनी है x है, x में मैं 5 की कमी कर दूं और चौड़ाई में मैं 3 की बढ़ोतरी कर दूं। यही तो, भाई लंबाई 5 इकाई कम हो और चौड़ाई 3 इकाई ज़्यादा हो तब उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये हो गया पहली स्थिति। ये क्या है, ये पहली स्थिति है। ठीक है, हल कर लेते हैं इसे। x का y में गुणा होगा xy आएगा, x का 3 में गुणा होगा 3x आएगा, 5 का y में गुणा होगा -5y और -15 बराबर xy -9। ये xy इधर भी है xy इधर भी है, तो इधर भी प्लस उधर भी प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस 15 को उधर भेज दो तो क्या बचेगा, इधर है 3x -5y, 15 को उधर भेजोगे -9 पहले से, 15 उधर गया प्लस हो गया। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 3x -5y बराबर 15 में से 9 निकल गया, कितना आएगा भैया मेरे 6 आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई x है, इसको कितना बढ़ाना है 3 इकाई बढ़ा दो। चौड़ाई कितनी है y, इसको कितना बढ़ाना है 2 इकाई बढ़ा दो। तब क्या कह रहा है, तब कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल xy था, अब xy प्लस 67 हो गया। ये हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। x का y में गुणा होगा xy, x का 2 में गुणा होगा 2x, 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस
67। ये एक्स वाई इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y। इस 6 को उधर भेज दो तो उधर पहले से 67 है, -6 हो जाएगा, ये तो ये 6 उधर जाएगा, 67 में से 6 निकल गया तो कितना बचेगा 61, तो यहाँ पर हो गया 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण मिल गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना है, x और y का मान मिल जाएगा, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो 4 पार्ट मैंने किया है, एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आगे का काम आप करेंगे, डू योरसेल्फ। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है, मतलब x का मान और y का मान आपको क्या मिला है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।